अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ज़िला गरबी के बल्दियाती मसाइल और उनके हल के हवाले से। कराची के दीगर अजला की तरह ज़िला गरबी के रिहायशी भी बड़े मसाइल का सामना कर रहे हैं, और मसला तजावज़ात का हो, कचरे का हो, या फिर टूटी फूटी सड़कों का हो, सीवरेज या गैस पाइपलाइन का हो, या गैस की फराहमी का हो। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला भी बहुत ज़्यादा है। आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना है। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई नज़र आती है। आवाम गैर महफूज है और स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो है वो शुतर बेमुहार बने हुए हैं। शहरी सहूलियात से महरूम है, वो कोई भी सहूलत हो, बुनियादी सहूलियात हो या फिर दीगर जो सहूलियात हैं। ज़िम्मेदार कौन है, और क्या सूबाई हुकूमत ज़िला गरबी के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है, या फिर हल करना ही नहीं चाहती। मनशियात फरोशी का जो कारोबार है वो भी खासा आम है। आज ये तमाम टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है, मैं उनका आपको तारुफ करवा दूं। अली अकबर साहब हैं, चेयरमैन मोरो मीर बहर टाउन हैं, और अब्दुल करीम आसकानी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, चेयरमैन बल्दिया टाउन है। जबकि फ़हीम पटनी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, MKM के रहनुमा हैं, और फजल अहद साहब जमात इस्लामी के रहनुमा हैं। आप चारों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी फ़हीम पटनी साहब को। फ़हीम पटनी साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। फ़हीम साहब, ये जो हमारा ज़िला गरबी है, इसके बल्दियाती मसाइल, ज़ाहिर है आपके मेयर भी रहे हैं, आपने एक वक्त गुजारा है, बड़ा नाम लिया जाता है मुस्तफ़ा कमाल साहब का आपके दौर का। इससे पहले नेमतुल्लाह साहब का बड़ा नाम था, और फारूक सत्तार साहब का भी नाम लिया जाता है। तो क्यों मसाइल हल नहीं किए जाते? बड़े छोटे छोटे से और बड़े जो बुनियादी सहूलियात हैं वो तक आवाम को मैसर नहीं है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए। अच्छा, अभी आपने बात की कि क्यों मसाइल हल नहीं होते, और फिर आपने ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के बेहतरीन मेयरों में से एक मेयर मुस्तफ़ा कमाल का नाम भी ले लिया। तो देखिए, ये जब मुस्तफ़ा कमाल का दौर था 2005 से 2010 तक, उस वक्त क्या था कराची की पोजीशन? वो मेयर कराची थे। उस वक्त कराची की पोजीशन क्या थी? कराची के अंदर उस वक्त उस मेयर ने अपने हाथों से 300 अरब रुपए खर्च किए थे। अच्छा। हाँ, 300 अरब रुपए खर्च करने के बाद कराची दुनिया के 12 ऐसे शहरों के अंदर शामिल था जो तेजी से तरक्की कर रहे थे। अच्छा, आज 17वां साल चल रहा है सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, इन बिल्कुल तवातुर के साथ उनकी गवर्नमेंट है, हुकूमत है। अच्छा, कराची आज दुनिया के 4 ऐसे शहरों के अंदर शामिल है जहाँ रहना इस वक्त मुश्किल तरीन रहने की जगह कराची बन चुका है। छठा मेगा सिटी है। हाँ, छठा मेगा सिटी भी। अच्छा, अब इस कराची की जो इशू के ऊपर आप बात करते हैं ना, तो इसके अंदर हम एक चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करते हैं, एक चीज़ को हम भूल जाते हैं। यहाँ पर लोकल इशू जो है उसका जो हल है वो लोकल कम्युनिटी ही कर सकती है। अच्छा, आपका ताल्लुक MKM से है फ़हीम पटनी साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप भी तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ बेंचेस पे बैठे होते हैं, MP हैं आप? जी, मैं MP हूँ। जी बिल्कुल। तो असेंबली में क्या होता है, क्यों बात नहीं की जाती? मतलब आवाम, बुनियादी मसाइल हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, और सड़कें टूटी हुई हैं, ये तो बहुत बुनियादी मसाइल है। बाकी तालीम सेहत की तो बात ही अलग करें ना आप, स्कूल्स नहीं है, या फिर डिस्पेंसरीज नहीं है, और बहुत सारी, लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी का तो तस्वुर ही ख़त्म हो गया है। लाइब्रेरी को तो छोड़ दें, पार्क नहीं है, लाइट्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। तो असेंबली में मतलब आप सिंध गवर्नमेंट को अगर तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो सिंध गवर्नमेंट के साथ तो आपकी मौजूदगी हमेशा रही। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कभी भी ड्राइविंग सीट के ऊपर मैं नहीं बैठा हूँ। आज भी मेरे पास वो पोजीशन नहीं है कि मैं किसी को ऑर्डर कर सकता हूँ, आज भी नहीं है। जब हमारे पास ये वाली ड्राइविंग सीट थी, जब मेरे पास ये पोजीशन थी कि मैं किसी को ऑर्डर कर सकता था, जब कराची का ये हाल नहीं था। चले, आप है ना, इश्यूज तो बहुत ज़्यादा है। एक इशू को ले ले, चले पानी के इशू को ले ले। कराची के अंदर आखिरी दफ़ा जो पानी है वो कब आया, किसके दौर में आया? अच्छा, इसके बाद उस वक्त कराची की आबादी 90 लाख थी, आज कराची की आबादी लगभग 3 करोड़ है। जो हाँ, तो 540 मिलियन गैलन जो है, 540 MGD मिलियन गैलन पानी जो कराची के रोज़ की हमारे पास जो आ रहा है, वो उसकी ये पोजीशन है कि वो कराची के पास वो 540 मिलियन गैलन पानी लेने की कैपेसिटी नहीं है। K4 का एक प्रोजेक्ट, आज इसको 16वां साल है।
16वां साल है K4 के प्रोजेक्ट के ऊपर क्या काम हो रहा है। K4 का प्रोजेक्ट कब स्टार्ट कब हुआ? K4 सौभाई के दौर में, बिल्कुल आखिरी दौर के अंदर 25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था। आज 300 अरब रुपए के ऊपर खड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट। 300 अरब रुपए, 18,000 अरब रुपए, 275 अरब आगे निकल गया। जी जी जी। अच्छा, इशू क्या है? इशू ये है, देखे कराची का पानी है भाई, सिंध गवर्नमेंट के साथ आप जब बात करें ना कराची के लिए, तो बड़ा दर्दमंदाना उनका जवाब निकलता है कि हम सिंध के वारिस हैं, हम कराची के वारिस हैं। अच्छा भाई, कराची सिंध का बड़ा बेटा है। अच्छा, इस बड़े बेटे को आज है ना, ये बड़ा बेटा जो है प्यासा मर रहा है। 300 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है पीनट्स, जो सिंध गवर्नमेंट के लिए 18,000 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं ये अपने 15 सालों के अंदर ऑन पेपर। अच्छा, अब ये सिंध का पानी देना है, कराची को पानी देना है, 300 अरब रुपए खर्च करने के लिए हम क्यों वफाक की तरफ देख रहे हैं? भाई वफाक ना दे पैसे, ना दे, हम खुद करते हैं। सिंध गवर्नमेंट आए, आगे बढ़े और कराची के लोगों को पानी दे। तो बड़े इख्तियारात दे दिए हैं सूबों को। 18वीं तरमीम ने तो बड़े इख्तियारात दिए। हाँ, तो कौन करेगा? करने का अगर देखें, पहले एक तो कराची को सिर्फ बातों की हद तक तो ऑन किया जाता है, लेकिन ना कराची को इख्तियारात देने हैं, ना कराची के ऊपर। आज आप मुझे एक बात बताएं, 27वीं आईनी तरमीम की हम बात करते हैं, आर्टिकल 140 है। वो क्या है आर्टिकल 140 है? वो यही तो है कि भाई सिंध के नहीं, पूरे पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान की जो रेड लाइन है, पाकिस्तान की जो लाइफ लाइन है, वो पाकिस्तान के बलदियाती इदारे हैं। उनको सपोर्ट करो, उनको ताकतवर बनाओ, उन्हें इख्तियारात दे दो, पाकिस्तान खुद सीधा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा ये। लेकिन आज जितनी भी सियासी जमातें हैं, इस आईनी तरमीम की आप देखना, ये जब ये टेबल पे आएगी इसकी मुखालफत करेंगी, और जो लोग मुखालफत करेगा ना, वो MQM की आईनी तरमीम की मुखालफत नहीं करेगा, वो पाकिस्तान की मुखालफत करेगा। अच्छा, बिल्कुल। तो अब जो मसाइल हैं वो आप अपनी सीट पे रहते हुए आप ये कह रहे हैं कि आपको ऑर्डर करना पड़ जाता, ऑर्डर ओबे करते हैं, ऑर्डर के इख्तियारात नहीं है आप ये कहना चाह रहे हैं। तो ये तो किसी बड़े से बड़े ओहदे पे भी शायद किसी को इतने इख्तियारात नहीं होंगे। वो तो ये तो PM भी कह सकते हैं कि मुझे ऑर्डर के इख्तियारात नहीं है, मैं भी जब तक पार्लियामान में कोई नहीं लेके आऊँगा मामला, तब तक मैं भी नहीं कुछ कर सकता। तो फिर तो मामला हल ही नहीं होंगे कभी। अब और कितनी मेजोरिटी चाहिए? 117 सीटें हैं पीपल्स पार्टी के पास, 117 सीटें। अभी भी ऑर्डर देने की ताकत नहीं है, तो फिर कब आएगी भाई? ठीक है। चलें फ़हीम पटनी साहब, बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बात करेंगे हम इख्तियारात पे और मसाइल पर। ज़िला ग़रबी की बात कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। और हमें ज्वाइन कर लिया है फजल अहद साहब ने, जमात इस्लामी सिंध का ताल्लुक है, इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फजल अहद साहब। वालेकुम सलाम। फजल अहद साहब, आज हम बात कर रहे हैं कराची के दीगर अजला की तरह ज़िला ग़रबी के जो रहायशी हैं उनको भी बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती। कराची के तो वैसे तमाम ही शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, लेकिन आज हम जो हमारा टॉपिक है ज़िला ग़रबी को हम फोकस कर रहे हैं। बताइएगा, आपके भी तो चेयरमैन और टाउन चेयरमैन जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या सूरत हाल है? किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अवामी मसाइल के हल में? अच्छा, पहली बात तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो है, ये पहले वेस्ट था, फिर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी से निकल गया, और इसका सब डिवीजन औरंगी टाउन, जो औरंगी टाउन है, मोमनाबाद और मंगो पीर, ये जो है वो वेस्ट हो गया, और किमाड़ी में बल्दिया टाउन आ गया, साइड टाउन आ गया, माड़ीपुर टाउन हो गया। लेकिन सूरत हाल ये है कि इसमें हमारे पास टाउन नादिम कहीं पर भी नहीं है। औरंगी टाउन हम जीते हुए थे, हमसे वो जिस तरह मेयरशिप छीनी गई, इस तरह औरंगी टाउन का चेयरमैन भी हमसे छीना गया। हमारा केस जो सुप्रीम उसमें मौजूद है। लेकिन मसाइल ये है कि जिस तरह शहर की सूरत हाल है और कोई तवज्जो नहीं है, यहाँ का तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। 50% सड़कें इस वक्त डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की तबाह हाल है। आप वहाँ पर रिक्शे में सफर करें, आपको अंदाजा होगा चिंची जिस तरह वहाँ पर चलती है। पानी का मसला ये है, कुछ आबादियां तो वो है जहाँ पर पानी है ही नहीं, जहाँ है वहाँ 25 दिन, 3 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने, खुद मेरे घर में भी पानी जो है वो 2 माह बाद आता है, जो सूरत हाल है। अच्छा, तो आपने तो बिल्कुल वही वाली शिकायत कर दी अहद साहब, जैसी बिलावल भुट्टो साहब ने की थी। उन्होंने कहा मेरे घर में भी टैंकर ही आता है। तो बस टैंकर के बगैर गुजारा नहीं है, इसलिए कि पिछले कुछ अरसे में काम ही नहीं हुआ ना, तो शहर को किसी ने ऑन ही नहीं किया। हम तो यही हमारा रोना है कि वफाक इस शहर को ऑन ही नहीं करता। अच्छा फजल साहब, जब भी बात होती है मेयरशिप की या कराची के हवाले से, तो अगर नेमतुल्लाह साहब का जिक्र ना किया जाए तो वो बात मुकम्मल नहीं होती। बड़ा काम किया उन्होंने कराची
کے عوام کی خوشحالی کے لیے، ان کی سہولیات کی فراہمی کے لیے، لیکن اس کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت کام کیا، وہ تیسرے میئر بھی بنے، پوری دنیا کے سب سے بہترین میئر، لیکن ان دو کے علاوہ مطلب جماعت اسلامی اور MQM کے باقی بھی پھر آپ کے عہدیداران آئے، لیکن پھر وہ والی بات نہیں آئی یا وہ چیزیں نہیں ہوئی. کیوں؟ دیکھیں، شہر کراچی کا اقتدار بلدیاتی 3 مرتبہ ہمارے پاس رہا ہے. 2 مرتبہ عبدالستار افغانی صاحب کے پاس. اس شہر کو K2 کا منصوبہ انہوں نے دیا، اس شہر کا انفراسٹرکچر انہوں نے بہتر کیا، روشنیوں کا شہر بن چکا تھا الحمدللہ، ہر طرف کچی آبادی، پکی آبادی، پورا شہر ایک طرح یکساں تربیت کے ساتھ ساتھ پوری تعمیر کا ایک سفر طے کر رہا تھا. اس کے بعد ایک گیپ آیا، پھر نعمت اللہ خان صاحب، ان کے بڑے بڑے منصوبے شروع ہوئے، اور اگر میئرشپ نعمت اللہ خان صاحب کو دوبارہ دے دی جاتی جس طرح پورا رائے عامہ اور سرویز ان کے حق میں تھے تو یہ تو ترقی کا اور سفر آگے طے ہوتا. لیکن نعمت اللہ خان صاحب نے جو منصوبوں کی بنیاد رکھی، مصطفیٰ کمال صاحب نے ان منصوبوں کو آن کیا اور اس کو آگے بڑھایا. اور یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ سابق گورنر سندھ عشرت العباد کہہ رہے ہیں کہ بھائی نیا پروجیکٹ کوئی بھی نہیں تھا، سارے نعمت اللہ خان صاحب کے منصوبے تھے، انہوں نے تختیاں لگائیں. لیکن یہ ان کی بڑا پن تھا کہ انہوں نے اس منصوبوں کو آن کیا اور جس کے نتیجے میں اس شہر کا انفراسٹرکچر بہتر. ویسے اصولی طور پہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کے بعد جب دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو وہ بجائے یہ کہ پہلی گورنمنٹ کی چیزوں کو ختم کرے، اسے آگے لے کے چلے تاکہ وہ پروجیکٹ تو کمپلیٹ ہو. پروجیکٹ تو عوام کا ہوتا ہے نا، بجٹ بنتا ہے، ٹیکس عوام دیتی ہے. تو شہر کراچی جو پورا ملک کا پہیہ چلا رہا ہو، صوبے کی پوری معیشت چلا رہا ہو، ان کے پورے اسمبلی ہاؤس اس سے چل رہے ہوں، سندھ سیکریٹریٹ اس سے چل رہا ہو، تو ہم یہی تو گلہ کر رہے ہیں کہ شہر کراچی کا ٹیکس جاتا کہاں ہے. ہم دیکھتے ہیں لاہور میں ہمیں ترقی نظر آتی ہے، وہاں میٹرو نظر آتی ہے، وہاں اورنج ٹرین نظر آتی ہے. تو یہ شہر چنگچیوں پر کیوں آ گیا ہے؟ یہاں پر تو ہمیں ایک نہیں کئی میٹرو بسیں ہونی چاہیے تھیں، اورنج ٹرین ہونی چاہیے تھی. یہاں پر تو آپ لیاری ندی میں جو ہے وہ کشتیاں چلا سکتے ہیں، ایک منصوبہ تھا، اس پر عمل ہو سکتا تھا. ساحل کا شہر ہے، بہت کچھ دے سکتا ہے. جب پورے پاکستان کو دے رہا ہے تو اس کو آن کرنے کی ضرورت ہے. ویسٹ میں بنیادی سہولیات سے محروم ضلع غربی ہے کراچی کا. تعلیم کی سہولت نہیں ہے، آپ سرکاری اسکول کالج اٹھا کر دیکھ لیں. ہماری صحت کی صورتحال یہ ہے کہ اگر بلدیہ میں داؤد ویشانی ہاسپٹل ہے، پیچھے 25 سال سے سناٹا پڑا ہوا ہے. ہارٹ کا ہاسپٹل بلدیہ ٹاؤن میں ہے، اس میں صرف بلڈنگ تعمیر ہو گئی ہے، ہر کوئی آتا ہے ہم 1 سال میں بنا دیں گے، کچھ بھی نہیں ہے. اور پانی اور جو کے الیکٹرک نے کر دیا ہے ابھی تو رات. اچھا فضل احد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں MQM رہنما MP فہیم پٹنی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. فہیم صاحب، آپ کے دور حکومت میں مطلب جب آپ کے میئر کے پاس اختیارات تھے تب بلدیہ کو کیوں اگنور کیا گیا؟ وہاں پہ کوئی کام ہوا یا؟ یہ فضل احد صاحب بھی جو ہیں وہ بلدیہ کے رہائشی ہیں، جی میرے پڑوسی ہیں. اچھا آپ بھی وہیں کے ہیں؟ جی میں خود بلدیہ وہیں سے، میں MPA بھی ہوں بلدیہ سے. اچھا اب ایشو کیا ہے؟ دیکھیں یہ بلدیہ جو ہے نا، بلدیہ کے اندر جو بلدیہ اس وقت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، اولڈ بلدیہ، نیو بلدیہ. اچھا بلدیہ کے اندر اس وقت جس وقت میئر کراچی مصطفیٰ کمال بھائی تھے، اس وقت آخری مرتبہ جو ہے وہ پانی کی لائن آئی، 33 انچ پانی کی لائن، جس سے بلدیہ کو پانی دیا گیا. آج بلدیہ کا یہ حال ہے کہ 16 سال ہو گئے، ایک قطرہ پانی کوئی نہیں لا سکا. نیا پانی جو اضافی پانی وہ نہیں لا سکا. الٹا پانی جو پہلے 1 لاکھ لوگوں کو ملتا تھا، اتنا ہی پانی اب 10 لاکھ لوگ پی رہے ہیں. تو کہاں سے یہ پانی؟ انفراسٹرکچر جو ہے نا، انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، برباد ہے. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ آپ رونا دھونا صرف ایک ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کراچی 97% ریونیو اس صوبے کو کما کے دے رہا ہے. اچھا لیکن یہ جو کراچی کا جو مینڈیٹ ہے، آج 80% سے زیادہ مینڈیٹ میں لے کر بیٹھا ہوں. 97 روپے خرچ کرنے کا اختیار نہیں ہے میرے پاس. میں ایک MPA بیٹھا ہوں، تھانے کے اندر ایک SHO تو کیا ایک سپاہی اپنی مرضی سے نہ لگا سکتا ہوں نہ ہٹا سکتا ہوں. تو آپ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں کہ تو آپ کے کیا اختیارات ہیں؟ ایک MPA کے کیا اختیارات ہوتے ہیں؟ ایک MPA مثالی طور پر میں تو لیجسلیشن کرتا ہوں، مثال کے طور کے اوپر سندھ گورنمنٹ کے اندر یا اسمبلی ہال کے اندر بیٹھ کے لیجسلیشن کرتا ہوں. اگر مجھے اختیارات دیتے ہیں، اس شہر کے نمائندوں کو اختیارات دیتے ہیں، تو یہ شہر جو ہے وہ دنوں میں ٹھیک ہو
सकता है। तो लेजिस्लेशन के लिए आप लोग मतलब आवाम के लिए करें ना, आवाम के लिए तो कभी भी कोई कानून साजी नहीं जो की है। 27वीं आईनी तरमीम है ना, इसको आप पहले पढ़ें। अच्छा, इसको जो हमने अभी पेश किया है, जो अच्छा उसके अंदर हम क्या चाहते हैं, आर्टिकल 140 ये तो आपने अभी पेश किया ना। नहीं, इससे पहले भी मैं तो इससे उस वक्त से बात करूं, जैसे आप बात करते हैं कि 17 सालों से सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध पे, तो आप उनके साथ है, तो यही तरमीम अगर इतनी इफेक्टिव थी तो ये आप पहले पेश करते, पहले मतलब भी पेश कर चुके हैं। अच्छा, तो पहले इससे कोई नहीं, हमेशा इसकी मुखालफत हुई है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे तो एक तो किसी बात के ऊपर भी हम एक हो नहीं सकते। मिसाल के तौर पे आज पानी का मसला हो, कोई डैम की बात करें तो लाशें। अच्छा भाई, अभी कोई आप सूबों की बात करें इस मुल्क की बेहतरी के लिए तो लाशें। अच्छा भाई, अब कोई कानून साजी हो, अभी एक मुल्क के बड़े सियासतदान ने कि 27वीं आईनी तरमीम कहते हैं कि वो मेरी लाश के ऊपर से, अच्छा जो बात करो लाशें। अब पता है क्या, अब ना कराची के जो लोग हैं, आवाम की लाशें गिर रही हैं। हाँ, आवाम की लाशें रोजाना जो है वो खुदकुशी कर रहे हैं लोग, अपने बच्चों को भेज देते हैं, बच्चों को नहर में फेंक दे रहे हैं। मैं तो अब है ना बड़ी खुली डुल्ली बात करता हूँ कि अगर ये करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाने के लिए 200-400 लोग ये जो लाशों वाली बात करते हैं ना, इनकी लाशें हो ही जाए तो फिर एक दफा ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है अब। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि काम ज़रूरी है, आवाम को सहूलियात देना ज़रूरी है, और आवाम के लिए अगर कोई लेजिस्लेशन होती है तो उसको करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तो इसके बगैर चारा नहीं है ना कि कैसे चलाओगे आप पाकिस्तान को, ये कैसे चल सकता है मिसाल के तौर पे। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, आप बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात दिए बगैर ये बल्दियात के सिस्टम को कैसे चला सकते हो? पूरी दुनिया क्या ऐसे चलती है? ये पूरी दुनिया भाई, यहाँ पर 3 करोड़ का शहर लेकर आप बैठे हो। दुनिया के अंदर 50 ऐसे मुल्क हैं जो कराची से छोटे हैं। मुल्क इस तरह नहीं चलते जिस तरह कराची को ट्रीट किया जा रहा है। हम वो बदकिस्मत लोग हैं, 97% जो सिंध को रेवेन्यू देते हैं, वफाक को 65% रेवेन्यू देते हैं, और हमारे पास 100 रुपए खर्च करने का इख्तियार नहीं है। यही तो रोना है कराची के लोगों का। दे कराची के लोगों को पैसे, दे कराची के लोगों को इख्तियार दे, आपको ये कराची जो है पूरा पाकिस्तान बदल के दिखाएगा। फजल अहद साहब से भी बात कर लेते हैं। फजल अहद साहब, वही बात जो आप कह रहे हैं, वही बात फहीम पटनी साहब भी कह रहे हैं। जब आप इस पे मुत्तफिक हैं कि कराची के अवाम के लिए, या यूं कहा जाए कि पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी की जब बात की जाती है तो हर पार्टी एक हो जाती, तो फिर कानून साजी हो या इकदामात हो या अहकामात हो, इन पर क्यों नहीं आप लोग एक होते? पहली बात तो यह है कि हम तो शहर की तरक्की के लिए तामीर की सियासत पर यकीन रखते हैं, तामीरी सियासत करते हैं, और लाशें की बात तो माजी हो गई। हम तो नहीं चाहते हैं कि कोई लाशें गिरें, बल्कि नहीं, जमात इस्लामी के बारे में तो फजल साहब कहा जाता है बड़ी माजरत के साथ कि धरने और एहतजाज की सियासत करते हैं, मतलब ये एक है जुमला कहा जाता है। और एहतजाज की सियासत जमात इस्लामी ने कभी अपनी जात के लिए नहीं की, हाफिज नईमुर रहमान ने कभी अपने घर के लिए नहीं की। इस शहर के लिए हक दो कराची तहरीक उठाई, वो बयानिया बना, लोग उसकी पुष्ट पर आकर खड़े हो गए, और हम तो चाहते हैं ना कि शहर को उसका हक मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी के साथ शरीक इक्तदार एमकेएम के हमारे भाई रहे, लेकिन मसला ये है कि इस शहर को कुछ नहीं दिया तो उसमें तो सारे बराबर के शरीक हैं। हम यही तो रोना रो रहे हैं कि भाई जो पिछले उसमें बल्दिया किसके पास थी, उससे पिछले किसके पास थी, इस शहर में मुशर्रफ के दौर में कुल्ली इख्तियार किसके पास था? कुछ ना कुछ तो इस शहर को देना चाहिए था ना, तरक्की के सफर पर चलाना चाहिए था। अब 26वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है भाई, 73 का दस्तूर आईनी तौर पर मुत्तफिका दस्तूर था, जिसमें मुफ्ती महमूद साहब, जुल्फकार अली भुट्टो साहब, शाह अहमद नूरानी साहब, प्रोफेसर गफूर साहब ने पूरी कौम को एक कर दिया था। उस आइन पर अमल करने की जरूरत है। आज उस आइन का खलवाड़ बनाया हुआ है, उसके लिए मंडियां लग रही है, उसके लिए तमाशा लग रहा है, और लोगों के रेट लग रहे हैं, और अभी कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी। भाई तरमीम की जरूरत नहीं है, उसी आइन पर चलने की जरूरत है जो दस्तूर मौजूद है, उसके साथ खेल खेलेंगे तो आवाम का इस वक्त कोई मसला ही नहीं है। इस वक्त ना कोई बिजली पर बात कर रहा है, ना कोई के इलेक्ट्रिक पे शहर में बात कर रहा है, ना गैस की लोड शेडिंग पे बात कर रहा है, ना इंटरनेट की लोड शेडिंग पे बात कर रहा है, ना इस शहर के ट्रांसपोर्ट पे बात कर रहा है कि बसों की जगह पे हमारे को चिंचियां मिल गई, ना यहाँ के पानी पर बात कर रहा है। इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की कि किसी ने एक बूंद पानी का कतरा नहीं दिया। अभी सिटी काउंसिल का इजलास हो रहा
تھا उस पर बात पीपल्स पार्टी के साथ कहने लगे हम कैनाल बना रहे हैं। तो मैंने सिटी काउंसिल में ये बात की, मैंने कहा भाई कैनाल बनाने से मसला हल नहीं होगा, है कि पानी हाथ डैम का पानी तो आप समंदर बुद्ध कर रहे हैं, इसलिए कि वो आपने कैनाल का बेड़ा गर्क किया। कैनाल तो पिछले 4 साल से कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड कह रहा है बना रहा है, उसका चेयरमैन मेयर है, और ये मेयर के इख्तियारात भी हमारे उस धरने के नतीजे में मिले थे कि इस शहर में ना कचरा उठा सकता है मेयर, सिंस सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया गया है, वो उसको देखेगा। इस शहर में आप गटर की लाइन नहीं डाल सकते, तो फिर बल्दियात वाले करते क्या हैं? यही तो हम कह रहे हैं कि एमक्यूएम को भी चाहिए कि वो अपनी या तो हुकूमत से अलग हो जाती या अपने इख्तियारात मनवाती कि भाई शहर के लिए कुछ करें। जो मुंतखब हो गए उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, और हम अपोजिशन का किरदार धरनों की सूरत में, एहतजाज की सूरत में, इस शहर को पुरअमन हड़ताल के सूरत में जो हुकूक है वो दिलवा सकेंगे। और ये जंग अदालती जंग भी होगी, ये जंग कानूनी जंग भी होगी। हमें पाकिस्तान का दस्तूर आईनी जमहूरी हक देता है कि हम एहतजाज करें, हम रैली निकालें, हम धरना दें। हम कोई गैर ऐसा अमल नहीं करते हैं कि जो पाकिस्तान का जमहूरी अमल हमें इसकी इजाजत ना देता हो। तो बहरहाल ये शहर क्योंकि लावारिस शहर है इस वक्त, इस शहर को कोई पूछ नहीं रहा। फहीम भाई बहुत वाकिफ हैं बल्दिया टाउन के हालात से भी, ये वहाँ रहते हैं, आप भी कभी आएं और रक्शे पे चिंची पे सिर्फ हमारे 12 नंबर का सफर कर लें तो हैरान हो जाएंगे कि लोगों की जिंदगियां कैसे, थोड़ी सी बारिश की बूंद गिरती है तो दो इबादियां आपस में कट जाती हैं। ये जो ओल्ड बल्दिये की बात कर रहे हैं तो फिर वो न्यू बल्दिये के साथ उसका ताल्लुक ही खत्म हो जाता है। पूरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट देख लें। सर चिंची में बैठने की क्या जरूरत है? आप यूनिवर्सिटी रोड का सफर अपनी करोला में या फॉर्च्यूनर में भी बैठ के कर लें तो भी तबीयत अच्छी खासी ठीक हो जाती है। होगा टायर उसका पंक्चर आपको मिलेगा, गाड़ी आप जो है ना वो बिल्कुल इस तरह खुद ड्राइव करेंगे तो बहुत एहतियात से बाकी छोटी मोटी बाइक्स और ये बस और चिंची और ये सब तो छोड़ दें। और दूसरी बात मैं फहीम भाई से कहूंगा कि फहीम भाई 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है, मर्दमशुमारी में ही हमसे खा गए। जब खा गए तो हमसे हमारी सीटें कम हो गई, सेनेट की कम हो गई, कौमी की कम हो गई, सूबाई की कम हो गई। अगर ये कराची को उसका हक देते तो वज़ीर आला तो कराची से होना चाहिए। पूरे सिंध की आबादी से ज्यादा शहर कराची की आबादी के जिसे कोई और ही नहीं करता। मर्दमशुमारी पे सब दस्तखत कर लेते हैं एतराज़ लगाकर और फिर कहते हैं चलें ठीक है, अच्छे बच्चे बन जाते हैं। तो इसलिए शहर के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। इंशाल्लाह हम भी करेंगे और जो करता है हम उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात की। फहीम पटनी साहब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप जरूर बात कीजिएगा। जब 26 तरमीम होके शहरे कायद या सिंध के हालात नहीं बदले तो आप समझते हैं 27वें में कुछ होगा? अच्छा मैं तो पहले फजल भाई की बात का जवाब दे दूं। मर्दमशुमारी के अंदर हमारी ही दरख्वास्त पर मर्दमशुमारी के अंदर 70 लाख लोगों का फिर इजाफा हुआ है, 70 लाख लोगों का। और इस बात से फजल भाई भी वाकिफ है। 70 लाख। अच्छा हुआ ये था, उन्होंने जी ये मर्दमशुमारी है ना, ये समझ रहे थे सिर्फ मर्दशुमारी है, इसके अंदर शायद वो खवातीन बच्चों को भूल गए थे। तो 70 लाख लोगों को वो हमारी जिद्दोजहद, ये जो कराची के लोग लापता थे 70 लाख लोग, वो हमने ही बाजियाब कराए। आपने अधूरी जद्दोजहद की ना, पूरी जद्दोजहद करते तो बाकी के 70 भी मिल जाते। नहीं वो भी मिलाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा इसके अलावा देखिए ये जो बल्दियाती इंतखाबात का बाइकाट था ना, उसका बाइकाट करके हमने 52 सीटें जो है वो हमने बाजियाब कराई हैं। क्या अगर वो उस वक्त जमात इस्लामी जो है ना वो हमारा साथ दे देती तो ये जो बल्दियाती निज़ाम आज जिसके ऊपर ये भी रो रहे, जिसके ऊपर हम भी रो रहे हैं, और कराची का बच्चा जिसके ऊपर रो रहा है, तो ये बल्दियाती निज़ाम आज हमारे गले ही ना पड़ता। आज भी हमें 1.5 साल 2 साल और वक्त दरकार है कि इनको हमें भुगतना पड़ेगा। चले खैर है, इसके ऊपर हम कर रहे हैं। अच्छा अब आप कह रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या हो गया तो 27 के बाद क्या हो जाएगा। देखिए 27 के या 26 या 28 इसकी बात नहीं है, आर्टिकल 140A की बात है। इस वक्त पाकिस्तान का जो आइन है, पाकिस्तान का आइन वो अच्छा NFC जो है, NFC से 1800 अरब रुपए सुबह सिंध को मिल रहा है, 1800 अरब रुपए। अच्छा 18वीं तरमीम के बाद हुआ क्या कि ये सारे इख्तियारात जो है हमने चले भाई वो नीचे आ जाएंगे, सूबों को मुंतकिल हो जाएंगे, तो उससे जो है वो आवाम की हालत चेंज हो जाएगी। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, हुआ ऐसा कि जब वो सूबों के पास आए तो एग्जीक्यूटिव ने, वजीर आला ने वो इख्तियार अपने पास रख लिए, चारों सूबों के अंदर अपने पास रख लिए। हम चाहते हैं कि ये जो सूबाई खुद मुख्तारी है ये ज़िले खुद मुख्तारी के अंदर बदल जाए।
کہ جو گلی کا کونسلر ہے, جو علاقے کا وائس چیئرمین ہے, جو چیئرمین ہے, جس طرح وفاق سے صوبے کو پیسہ ملتا ہے اسی طرح صوبے سے ضلع کے اندر وہ پیسہ تقسیم ہو جائے. اچھا, جب تک یہ اختیارات آپ نیچے نہیں دو گے نا, یہ جو سسٹم ہے یہ بدلنے والا نہیں ہے. یہ اس طرح تو یہ تو جس طرح چل رہا ہے اس طرح گھر نہیں چل سکتا. تو یہ ملک کیسے چلے گا میں نہیں سمجھتا. اور میرے خیال میں جماعت اسلامی کے جو میرے دوست ہیں فضل احد صاحب, یہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں پوچھیں آپ ان سے. جی فضل احد صاحب. دیکھیں فہیم بھائی, جب بلدیاتی ایکٹ بل انہوں نے پاس کیا سندھ اسمبلی سے تو ہم نے اسے کالا قانون کہا. 29 دن کا دھرنا دیا سندھ اسمبلی پہ. اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب پی ایس پی کے سربراہ تھے, وہ اس دھرنے میں شریک ہوئے. انہوں نے ہمارے تمام مطالبات کو آن کیا. این کیو ایک طرف کھڑی تھی اس وقت, اور اس وقت وہ اس لیے آن کر رہے تھے کہ بھائی یہ مطالبہ ٹھیک ہے. ہم نے اسے کالا قانون اس لیے کہا کہ آپ نے شہر سے تمام اختیارات لے لیے. ایس بی سی اے بنا دیا, کراچی کا ادارہ آپ کے پاس آ گیا. جتنے وہ ادارے کے جو آپ کو کما کے دے سکتے ہیں وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں ہتھیار لیے صوبائی نے, اور اس کالا قانون کہہ کے پھر یہ ہمارے 29 دن کی جدوجہد تھی کہ جس میں شہر کے تقریباً کوئی 650 سے زائد بڑے بڑے گروپ آئے, تاجر برادری آئی, وکلا برادری آئی, اور اس سب اس بات کو سمجھے کہ بھائی یہ شہر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. علماء کرام آئے, مفتی منیب الرحمان صاحب اپنے وفد کے ساتھ آئے, اور وہیں پر تو یہ چیزیں ہم نے ان سے طے کروائیں کہ بھائی آپ کراچی واٹر بورڈ کو اس کے تحت نہیں کریں گے, آپ سندھ سول ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کراچی چیپٹر ہمارے حوالے نہیں کریں گے. اس میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا بھی کراچی چیپٹر جو ہے وہ میئر کے پاس ہوگا. بہرحال حکومتیں وعدہ پورے نہیں کرتی, ہم تو اس کا پیچھا کرتے رہے. اس لیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس کے جو حکومت میں رہے ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے, جو صوبائی میں رہے ان کی ان سے زیادہ بنتی ہے. اور اس شہر کی خدمت پر یقین ہمارا اس طرح ہے کہ جب ہمارے پاس اس شہر کا اختیار آیا ہے, الحمدللہ 1 روپے کی کرپشن نہیں ہوئی ہے. نہ کوئی نعمت اللہ خان صاحب پر انگلی اٹھا سکتا ہے, نہ عبدالستار افغانی صاحب پر. ہمارے اس وقت چیئرمین تھے, اس وقت ہمارے 9 ٹاؤن چیئرمین ہیں, اور انہوں نے 100 سے زیادہ پارکس دے دی اپنے ٹاؤن میں. انہوں نے اپنے ٹاؤن میں اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ سیوریج لائن تبدیل ہو رہی ہے, کچھ نہ کچھ کام ہو رہے ہیں, پارکس بحال ہو رہے ہیں. اسکول جو KMC کے ٹاؤن کے انڈر میں آتے ہیں, یہ فہیم بھائی موجود ہیں, ان سے پوچھیں بلدیہ ٹاؤن میں کوئی ترقی یافتہ کام, وہاں پر جو ٹاؤن چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے ہیں بھائی, ان کے MP ہیں, اوپر قادر پٹیل ہے ایک طرف. فضل صاحب آپ نے بتایا کہ 9 ٹاؤن چیئرمین ہیں جماعت اسلامی کے, تو کوئی ایک ٹاؤن جو ماڈل ٹاؤن بنایا ہو آپ نے؟ دیکھیں ہمارے لیاقت آباد ٹاؤن میں کچرا کنڈی جو ہے وہ اسپورٹس کمپلیکس میں تبدیل ہو رہی ہے. ہمارے گلبرگ ٹاؤن میں آپ دیکھیں روڈ کے ساتھ جنگل لگ رہا ہے. ٹھیک ہے فضل احد صاحب, بالکل آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے, لیکن ناظرین یہاں وقت ہو گیا, ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں MQM کے MP فہیم پٹنی صاحب اور فضل احد صاحب جماعت اسلامی سے تعلق ہے, آن کال ہمارے ساتھ موجود ہیں. فضل احد صاحب سے بات ہو رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے. فضل احد صاحب, میں آپ کی بات کٹ گئی تھی, آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا. دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس وقت اس شہر میں ہمارے پاس 9 ٹاؤن ہیں, 87 UCs ہیں, باوجود اس کے کہ ہم سے کس طرح UC چھینی گئی, ہم سے میئرشپ چھینی گئی. ہمارے پاس ہماری گنتی پوری تھی, لیکن کس طرح اس شہر پر قبضہ میئر کو لایا گیا, اور یہ قبضہ میئر لانے کے بعد جو ہونا تھا وہ ہی ہوا. وہ ترجمان بن گے بلاول صاحب کے اسلام آباد چلے گئے, ڈپٹی میئر صاحب اجلاس کرتے ہیں, قانون کے مطابق مہینے میں 1 اجلاس ہونا چاہیے, اب تک ٹوٹل 5 اجلاس ہوئے ہیں. اس میں بجٹ اجلاس بھی جس طرح انہوں نے ڈرامائی انداز میں ایک جھٹکے میں پاس کر کے نکل گئے. جو اجلاس جس طرح چلتا ہے اور جس طرح پھر طوفان بدتمیزی کی نظر ہو جاتا ہے, محسوس یہ ہوتا ہے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کراچی کے ساتھ مخلص نہیں ہے. وہ نہیں چاہتی کہ اس شہر کا انفراسٹرکچر بہتر ہو, یہاں پر ٹرین چلے, یہاں پر جو ہے وہ کراچی سرکولر ریلوے بحال ہو, یہاں پر اچھی ٹرانسپورٹ ہماری ماؤں بہنوں کو ملے, چنگچی سے نکلیں بسوں پر آئیں, یہاں پر بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنیں, اس شہر کو آلودگی سے پاک کیا جائے, اس شہر کو پانی دیا جائے, شہر کے شرجیل میمن صاحب تو کافی کام کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کیوں نہیں چاہے گی کہ یہ شہر کراچی آگے نہ بڑھے؟ دیکھیں اس نے بھی تو اپنی کارکردگی دکھانی ہے نا. لوگ یہی تو پوچھتے ہیں کہ 17 سالوں سے ہے تو کارکردگی تو وہ دکھا رہی ہے. شرجیل میمن صاحب نے پنک بس کا اسٹارٹ لیا, انہوں نے اور جو 50 بسیں ابھی اور مزید وہ لے کے آ رہے ہیں, ڈبل ڈیکر بسیں لے کے آ رہے ہیں, تو کام تو کیا ہے. K4 کا منصوبہ کس نے نہیں بنایا؟ بات کریں نا پوری. K4 کے منصوبے کی بنیاد تو نعمت اللہ خان صاحب رکھ کر گئے تھے, تو K4 کا منصوبہ ابھی بھی تعطیل کا شکار ہے اور وہ بن کے نہیں دے رہا. اگر K4 کا منصوبہ وقت بر وقت مکمل ہو جاتا تو پیسے بھی کم اس پہ لاگت آتی اور اس شہر کو پانی ملتا. نعمت اللہ خان صاحب کے جانے کے بعد اس شہر کو کسی نے ایک بوند نیا پانی کا قطرہ نہیں دیا. 25 ارب کا منصوبہ 300 ارب تک پہنچ گیا ہے.
300 अरब तक जाए, 600 अरब तक जाए, हमें फाइल पे थोड़ी चाहिए, हमें तो जमीन पे काम चाहिए ना। हमें पता हो कि हमारी माए बहनें परेशान नहीं हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ का मसला नहीं। स्ट्रीट क्राइम इस वक्त शहर का कितना मसला है, हर आए दिन नौजवान जो है वो डकैतियों की नजर हो जाता है, मोबाइल स्नैचिंग में जान से हाथ धो बैठता है, पूरे घर वालों का अकेला कफील होता है और वो मजबूरी में निकलता है और उसके हाथ साथ वाक़या हो जाता है। कौन है जो इस शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करे, कौन है जो इस शहर के नौजवानों के मुस्तकबिल को मायूसी से निकालें। लोग कराची से मायूस हैं, यहाँ से सनतकार अपनी फैक्ट्रियां लेके पंजाब जा रहे हैं, तो ये तो हमारा नुकसान है। हम ये सवाल तो पूछ रहे हैं कि अगर सूबाई गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, शजील मेमन साहब ने इतने तरक्याती काम करवा दिए हैं, इतने बसें आ गई हैं, उनका अरबों रुपए में उनका बजट चला लेकिन गया है। वफाकी गवर्नमेंट तो बहुत खुश है सिंध गवर्नमेंट से। वो तो कहती है कि स्टॉक एक्सचेंज आप देखें ना 90,000 को क्रॉस कर गया है। PDM2 की हुकूमत है, तो वो कैसे अपनी हुकूमत से खुश नहीं होगी? वो तो ये नहीं कहेंगे हम इससे नहीं खुश हैं। वो तो अब इनकी जरूरत है 27वीं आईनी में फिर अच्छे बच्चे की तरह एक ही दस्तरखान पर बैठ जाएंगे और जो इनसे करवाया जाएगा ये करके आ जाएंगे। वो जिनके पांव पकड़ लेते वो भी राजी हो गए, सबको पता था राजी हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, खेल हो रहा है। जैसे इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला 36वीं आईनी तरमीम है, 27वीं आईनी तरमीम है। इस शहर का मसला ये नहीं कि IPPs के नाम पर दिफाई बजट से ज्यादा की रकम आप इन कंपनियों को दिए जा रहे हैं, और जो आपको कैपेसिटी चार्जेस में आपसे पैसे ले रही है और जो आपको बिजली भी बना के नहीं दे रही। तो ये 5 IPPs तो बंद कर दी गई है, ठीक है। 5 बंद कर दी गई, 8 को बंद करने जा रहे हैं, 17 से बात करेंगे। तो ये भी तो हाफिज नईम रहमान साहब ने धरना दिया, कौम को पता चला कि IPPs नाम की भी कोई धंधा इस मुल्क में चल लेकिन रहा है। बिजली के रेट बढ़ गए थे सर जी, और सिर्फ 87 रुपए पर यूनिट जो हम दे रहे हैं, अब 87 पैसों का फर्क पड़ेगा पर यूनिट। तो मतलब देखें 1-2 महीने के धरने में अगर इतना लिया तो बड़ी कामयाबी कहेंगे आप? नहीं, कामयाबी तो ये है कि IPPs के नाम पर लोगों को शूर आया। कामयाबी ये है कि 5 बंद हो गई, दीगर पर बात हो रही है। चले ठीक है, कि वजीर तवानाई जो ये फाहिम साहब से भी बात कर रहे थे, वक्त अब कम रह गया है। फाहिम साहब, अब ये चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसखानी के हमरा मेयर कराची ने विजिट किया था बल्दिया टाउन का। वहाँ कोई वाकया पेश आया था जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब की तस्वीर देख के उन्होंने कुछ कमेंट पास किया था, और वो आपने शायद वीडियो कोई बनाई, वो 2 दिन तक ट्रेंडिंग पे रही, बड़ी वायरल हुई थी। ये क्या मामला था? अच्छा, वो ये हुआ कि मेयर कराची बारिशों के दौरान बल्दिया टाउन आए। बल्दिया टाउन की एक जो सड़क है, जो सिंध बलूचिस्तान हाईवे है, जो सिंध को बलूचिस्तान से मिलाती है, उस हाईवे के ऊपर खड़े रहकर, हब रिवर रोड के ऊपर खड़े रहकर मेयर कराची ने मुस्तफा भाई की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कुछ कमेंट्स किया। तो इसके ऊपर फिर मैंने बात की थी, लेकिन वो उस वक्त रिजॉल्व हो गया था। इशू ये था कि मैं ये कहता हूँ कि आपने जब वहाँ पर बात करनी थी ना, तो आपको फिर बल्दिया को दिखाकर बल्दिया की बात करनी थी। बल्दिया के लोग प्यासे मर रहे हैं, बल्दिया के लोगों का ये हाल है कि बल्दिया के लोगों को सफ़र करने के लिए सड़क नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो फिर इसके ऊपर आप इस तरह के आके एक शोकताबाजी करके और आप चले जाएं, तो वो तो पीपल्स पार्टी के इनके अपने लोगों ने भी उसको बुरा ही कहा था कि ये ठीक नहीं है इस तरह आके क़यादत के ऊपर बात करना, क्योंकि जब क़यादत के ऊपर बात होगी तो फिर तो वो बहुत दूर तक जाएगी और हमारी ऐसी तरबियत नहीं है। बहरहाल ये सारी चीज़ें, तो इसके ऊपर क्या आप पॉइंट स्कोरिंग करें। अच्छा, जमात इस्लामी के जो हमारे भाई हैं ना, उन्होंने भी कुछ बात की। अच्छा देखो, ये सिर्फ ना बातें करने से ये मसला हल होगा नहीं। ये जो बातें, जमात इस्लामी के जो मेरे भाई हैं, ये यकीन करें तकरीरें करने के अंदर जो है वो ये सब बेहतरीन तकरीरें करने वाले लोग हैं, बेहतरीन मुकर्रर हैं। बेहतरीन बड़े अच्छे मुकर्रर अच्छा, लेकिन हैं। इसके अंदर एक मैं आपको बात बताऊं, देखें जब हमें मौका मिला ना इस शहर की खिदमत का, इस शहर को हमने डिलीवर किया। नहीं, वसीम अख्तर साहब ने हमेशा ये कहा कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे पाँव बंधे हुए हैं, मैं कांटों की सीट पे बैठा हूँ। फाहिम अख्तर साहब ने, लेकिन उन्होंने टेन्योर पूरा किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आज हमारी जो पोजीशन है ना, अल्लाह जानता है कि आज हमारी ये पोजीशन है, हम दिन में घर से निकलते हैं तो दिन को ही घर पहुंच रहे हैं। आज मैं MPA हूँ, लेकिन आप यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा है आज हम 2-4 MPA बैठ के बात करें, हम काउंसलर बने हुए हैं लोगों के, क्योंकि बल्दियाती जो निज़ाम है, बल्दियाती जो सिस्टम है, बल्दियात के अंदर जो लोग सिलेक्ट होकर आ गए हैं, वो हमारी अभी जमात इस्लामी के मेरे भाई अभी गिना रहे थे कितने 80-85 कुछ इनके चेयरमैन हैं। नहीं, वो जो यूसीओ के जो 87 यूसी के जो इनके चेयरमैन है ना, 87 यूसी के जो इनके चेयरमैन है,
اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس الیکشن میں ہم نے بائیکاٹ کیا تھا. جن سیٹوں سے ہم 25,000 ووٹ لے کر آتے تھے اس سیٹوں سے یہ میرے بھائی جو ہے کیوں بائیکاٹ کر دیتے ہیں, کیوں اسپیس دے دیتے ہیں آپ کے وہ دوسرا فائدہ اٹھا لیں؟ اس کے اوپر 52 سیٹیں نہیں اس کے اوپر ہم نے نا 52 سیٹیں جو ہے کراچی کی 70 لاکھ لوگ بازیاب ہوئے مردم شماری کے اندر, اور 52 یوسیوں کی جو یوسی 87 میرا بھائی جیت کے بیٹا ہوا ہے, اس 52 سیٹس ہم جو ہے وہ لے کر آئے ہیں اس سسٹم کے اندر. تو 52 سیٹ اتنی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر ایک پورا جو ہے وہ ملک بنتا ہے پورا ایک. تو اس کی وجہ سے بہرحال چلے اس کو اب سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی طرف نہیں جاتے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ملک کو صحیح کرنا ہے, تعمیری بات کرو. تعمیری بات کیا ہے کہ اس ملک کو بلدیاتی نظام, مضبوط بلدیاتی نظام دے دو. یہ آپ بتا رہے ہیں کہ کراچی کے کیا مسائل کا حل ہو سکتا ہے؟ میں تو یہ ملک کے مسائل بتا رہا ہوں. ہاں, یہ پورے ملک کے اندر آرمی چیف کے بالکل آرمی چیف نے جو بیان دیا ہے, آرمی چیف نے آ کے تاجروں سے کراچی کے اندر آ کے ملاقات کر کے جو بات کی ہے صوبوں کے حوالے سے, ہم بالکل اس بات کے ساتھ کھڑے ہیں. پورے کراچی کے اندر نہیں, پورے سندھ کے اندر نہیں, پورے پاکستان کے اندر انتظامی بنیادوں کے اوپر صوبے بننے چاہیے. جلدی سے بتا دیں کیا بات کی تھی تاکہ ہمارے ویور کو بھی پتہ چل جائے. آرمی چیف نے یہی انتظامی بنیاد کے اوپر صوبوں کی بات کی تھی نا کہ اب اس کی ضرورت ہے, اور یہ واقعی یہ جو ہے یہ آب حیات, ہاں یہ آب حیات ہے. اور اس کے علاوہ ایک سب سے ایک لاسٹ سود کا جو سسٹم ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے. وہ تو 2028 کو کہہ رہے ہیں نا کہ ختم ہوگا. اس کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فہیم پٹنی صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ فضل احد صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا. بہت شکریہ جو لوگ ہمیں جوائن کرتے رہے اور ہمارے ساتھ گفتگو کا حصہ رہے. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین, ذمہ دار کون ہے؟ کیا صوبائی حکومت مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں؟ اگر سنجیدہ نہیں ہے تو کیا وجوہات ہے, کیوں نہیں وہ مسائل حل کرنے میں سنجیدہ ہے؟ عوام کو سہولیات دینے کے لیے ہی تو گورنمنٹ ہے نا. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.